हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका राज सर और आज से हम एक नई क्लास और एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब चलते हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 0 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स, उसके बाद आता है व्हाट इज मेजरमेंट, फिर आता है नेचुरल लॉज और फिर फंडामेंटल फोर्सेस और लास्ट में व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। बस इतना सा ही है इंट्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देता हूँ। बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही इन्वायरमेंट है, बैचेस प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हैं, फिक्स टाइम टेबल है, रेगुलर अटेंडेंस है, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। नोट्स, प्रैक्टिस, होमवर्क, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की। हमने क्लासेस अफोर्डेबल बनाई हैं, ओनली ₹399 पर मंथ पर सब्जेक्ट। और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स चूज करते हो तो ₹749 पर मंथ टोटल। और साथ ही बहुत सारे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस में मिलते हैं। तो प्रमोशन बस यहीं तक। अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स को डिफाइन करते हैं एज साइंस ऑफ मेजरमेंट। वो तो ठीक है, लेकिन मेजर क्या करना है? तुम्हारी हाइट, मम्मी ने जो तुमसे आटा मंगवाया था, चलो फिर सूरज का टेम्परेचर, गैलेक्सी लेंथ। एक्चुअली फिजिक्स को ऐसा समझ लो कि ये पूरे यूनिवर्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि यूनिवर्स कैसे काम करेगा, प्लैनेट्स कैसे चलेंगे, लाइफ क्यों बनी, बिजली कब कड़केगी, वही सब। और जब हम यूनिवर्स के ऐसे फिनोमेना को समझेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग से हम कुछ बना सकेंगे। जैसे कि एक कार। अब कार कोई नेचुरली थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है, कार तो मैन मेड है। लेकिन उसे बनाने का जो लॉजिक है वो यूनिवर्स के रूल से ही आया है। ऐसे ही जीपीएस, गेम्स, रॉकेट्स, ये सब कुछ फिजिक्स की नॉलेज के कारण ही बन पाया है। अब इसके साथ एक बात पर और ध्यान देना कि ये जो थ्योरी, मैथ वगैरह, ये जो भी सब आप पढ़ोगे, ये सब कुछ यूनिवर्स के कोड में एम्बेडेड है कि ऐसे करेंगे तो उससे ये होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और बात बताता हूँ कि ये जो सारे फिजिसिस्ट हैं ना, ये सब एक चीज़ के पीछे पड़े हैं बहुत टाइम से, कि जितनी भी फिजिक्स अभी तक हमने समझी है वो बस एक इक्वेशन से निकाली जा सके। ठीक है, तो ये बात है। चलो फिर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है व्हाट इज मेजरमेंट। पिछले लेसन में हमने सीखा कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। लेकिन मेजरमेंट क्या होती है, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो मेजर क्या करोगे और मेजर किस चीज से करोगे, और तो और कि मेजर करना ही क्यों है। तो सबसे पहले तो एक बात समझो कि फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जैसे कि हाइट, वेट वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मेजर किस चीज से करते हैं? वेइंग स्केल, मेजरिंग टेप या फिर इंची टेप। अच्छा, अब ये बताओ कि मेजर करना ही क्यों है। ये भी आसान सा ही सवाल है कि भाई अगर मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा जा जाकर दुकान से आटा ले आए, तो कितना आटा लेकर के आओगे? अब अगर बोले कि 1 किलो लाना है, 2 किलो लाना है, 5 किलो लाना है, तभी तो पूरी बात समझ में आएगी ना। अब समझ आए कि क्या ज़रूरत है मेजरमेंट की। अब एक बारी ना मैं आपको टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। तो डेफिनेशन कहती है कि भाई मेजरमेंट तो एक प्रोसेस है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जानने के लिए। अब जैसे आटा का ही केस ले लो।
वेट है फिजिकल क्वांटिटी, दो है उसकी वैल्यू, और केजी है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड वाली बात मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा। यही बेसिक आइडिया है मेजरमेंट का। और ठीक इसी तरह से हम नेचर को भी ऑब्जर्व करते हैं। हम नेचर के अलग अलग पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें मेजर करते हैं, जैसे कि सन का टेम्परेचर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है नेचुरल लॉज। अब इस टॉपिक के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यूनिवर्स के लॉज की बात होने वाली है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नेचुरल लॉज की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी ये नेचर के लॉज हैं, ये यूनिवर्स में हर जगह सेम है। मतलब कि धरती पर अलग लॉ चलेगा और मार्स पर अलग, ऐसा नहीं होता है। धरती, मार्स, सूरज, सब जगह यूनिवर्स के लॉज सेम हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि भाई ये लॉज टाइम के साथ चेंज नहीं होते। मतलब कि आज तो सूरज पूरब से निकल रहा है और कल पश्चिम से निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। लॉज हमेशा सेम ही रहते हैं। अभी तक की रिकॉर्डेड साइंटिफिक हिस्ट्री में तो यही देखा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि लॉज प्रिडिक्टिव होते हैं। मतलब अगर आपको इस प्लेनेट का सूरज के अराउंड चक्कर लगाने का लॉ पता है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि 10 दिन बाद ये प्लेनेट आपको कहाँ मिलेगा। ठीक, तो लॉज की जानकारी से हम हमेशा प्रिडिक्शंस कर पाते हैं। आप समझ रहे हो कि ये जो यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें अगर लॉ पता लग गया तो आप कितना कुछ बता पाओगे। इसीलिए इतने सारे फिजिसिस्ट उस एक इक्वेशन के पीछे पड़े हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ की। अगर फिजिक्स यूनिवर्स का कोडिंग लॉजिक है, तो मैथ उसकी कोडिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अगर आपने एक न्यू लॉ डिस्कवर कर लिया और वो पहले की सारी प्रॉपर्टीज पे फिट बैठते हैं, तब भी एक बात बताओ, उस न्यू लॉ से जुड़ी आपको कोई भी मेजरमेंट करनी होगी तो मैथ की तो जरूरत पड़ेगी ना। इसीलिए ये भी जरूरी है कि आप लॉ को मैथमेटिक्स की भाषा में लिख सको। ठीक है, तो अब मैं ना आपको एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन बता देता हूँ। आपने सुनी होगी सीनियर से, भैया दीदियों से, कि भाई ये सब तो थ्योरेटिकल है, ऐसा कोई रियल लाइफ में थोड़ी ना होता है। अब ये जो मिसकंसेप्शन है ना, ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आ रही है कि ये थ्योरीज डिस्कवर करने का प्रोसेस क्या है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के मन में आया कि ऐसा होता होगा, तो उसने थ्योरी और मैथ बना दी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक साइंटिफिक थ्योरी ना एक समरी के जैसी होती है कि भाई पहले तो डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट्स की रीडिंग ली जाती है, फिर उस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया जाता है, ये देखने के लिए कि हर बार वही सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद उसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है और फिर आपको एक लाइन में बता दिया जाता है कि ये चीज़ तो ऐसे होती है, ऐसे बनती है एक साइंटिफिक थ्योरी। ये सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज, ये सब ऐसे ही निकाले हुए हैं। तो चलो फिर अब बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की, जो कि है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक। अब ये बात समझो कि हमारा पूरा यूनिवर्स सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस पर काम करता है। अभी तक की जो भी हमारी डिस्कवरी है उसके हिसाब से ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अच्छा, अब ना आप आगे चलकर इस सब्जेक्ट में बहुत अलग-अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सूडो फोर्स। अच्छा, देख कर डरना नहीं, आगे आएँगे तो वैसे-वैसे बताते जाना। और ये जो फोर्सेस हैं, ये सब इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस से निकले हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी 2 मासेस के बीच में लगता है, जैसे कि सन और मार्स, आपके और कंप्यूटर के बीच। अगला पॉइंट, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ये बहुत ही वीक होता है। ये लार्ज डिस्टेंसेस पर एक्ट करता है, याद है ना, प्लैनेट्स के बीच में तक एक्ट कर जाता है। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, स्पेस में एक्ट कर रहा है। स्पेस क्या होता है? वैक्यूम होता है, ठीक है?
चलो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगती है। जैसे कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, जैसे रेडियो सिग्नल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन साथ ही ये छोटी दूरी पर भी काम करता है, जैसे एटम्स के अंदर। ये फोर्स वैक्यूम में भी काम करता है। इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे स्पेस में लाइट का ट्रैवल होना। लाइट को कोई हवा, पानी या ग्लास ज़रूरी नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। जब भी तो सूरज से आपकी तरफ लाइट आ रही है ना? स्पेस में तो कोई मीडियम है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। ये फोर्स न्यूट्रिनोज और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच एक्ट करती है। न्यूट्रिनोज यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनमें चार्ज नहीं होता, लेकिन मास होता है। उनके इंटरेक्शंस के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। वीक फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रेडियो एक्टिव डिके। आपने सुना होगा बीटा डिके के बारे में। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकालता है, ये पूरा काम वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। ये फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज पर काम करती है, एटम्स या न्यूक्लियस के अंदर या फिर न्यूक्लियस के आसपास ही। नाम भले ही वीक है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफ़ी कमज़ोर होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। चाहे ग्रेविटी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ऊपर है। ये वो फोर्स है जो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांध कर रखती है। अब सोचो, न्यूक्लियस के अंदर कई सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सबके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। फिजिक्स के हिसाब से लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये प्रोटॉन्स तो एक दूसरे से दूर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में काम करती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि रिपल्शन को भी ओवर पावर कर देती है। ये फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करती है, मतलब इसका रेंज बहुत छोटा होता है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो बस यही था फंडामेंटल फोर्सेस का टॉपिक। अब इस लेसन के लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट टॉपिक है व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले तो ये कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस। अब एक और बात, फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ लिखा जाता है। जैसे कि हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, 5'8" उसकी वैल्यू है और फीट एंड इंचेस उसकी यूनिट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक नंबर का क्या मीनिंग होता है। हाँ जी, सोचिए ज़रा। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक नंबर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, जब तक उसे किसी से जोड़ा ना जाए। जैसे कि ये एक एप्पल है और ये दो एप्पल्स हैं। ठीक इसी तरह से यूनिट्स भी होती हैं। हम यूनिट को फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ जोड़ कर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्टेंस को 50 लिखोगे, तो कोई नहीं समझेगा कि किलोमीटर्स में है या मीटर्स में। इसलिए यूनिट देना ज़रूरी है। और इसी के साथ हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो बच्चों, बस यही था ये वाला चैप्टर। अगर कुछ डाउट हो तो जॉइन करो लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स, डाउट्स, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस, टेस्ट्स, होमवर्क, मतलब एक अच्छी तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब मिलेगा। लाइव क्लासेस इंटरैक्टिव रहेंगी। मैं आपसे बात कर सकेंगे लाइव। ठीक है? तो अब भी सोच रहे हो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलो अब जॉइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट फ्री यूट्यूब वन शॉट चैप्टर में या फिर लाइव क्लास में।